तर पास लग गया, मैंने आपको बोलाई यार जाना था, लग गया उसके बाद वहाँ से मुझे ये अस्टोरी चला मिली। मैं नर्सिंग नहीं रह पाती उसके बिना, आप कैसे पूरी जिंदगी रहोगी? सब कहाँ निकल जाएंगे मेरा राजा कहाँ निकल जाएंगे? इतना इज्जत रखती है वो राजा, मेरा जिगर कहाँ रखती है इधर। यूं ही इन्होंने बोला इसको डेड बॉडी लानी है, मेरे भैया पैरों से ज़मीन निकल गई, मेरा सब कुछ ले गए वो, पैरों से ज़मीन निकल गई मेरे। मुझे नहीं पता था उसको इतना का मारा है कि उसका सारा खून ब्लड सारा निकाल डाला है। पर टीवी पर आ रहा है कि उनकी डेथ हो गई। ये कोई जो मन है उधर मुझे इतना मिला, उसके बाद की क्या ही टूट गई हमारी। जितने भी पंडित वहाँ नौकरी करने के लिए वहाँ गए हैं तो वो सिर्फ भगवान भरोसे ही है। भगवान भरोसे है, कोई गवर्नमेंट के भरोसे नहीं है वहाँ पे कोई भी। मैं इस वक्त राहुल भट्ट की फैमिली के साथ हूँ। 12 तारीख को शाम को 4 बजे जो निर्मम हत्या उनकी की गई कश्मीर बडगाम में, डिस्ट्रिक्ट चाडूरा में, अपने ऑफिस में थे और जाहिर सी बात है सोची समझी साजिश के तहत उनको निशाना बनाया गया। और ये पहली बार हुआ है किलिंग के बाद, आखिरकार 3 दशक के बाद, लगभग 3 दशक के बाद कश्मीरी पंडित का गुस्सा फूट गया। आज कश्मीरी पंडित सड़क पे है। रात को हमने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से एक माइग्रेंट कॉलोनी के अंदर कश्मीरी पंडितों को लॉक कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ताकि वो विरोध ना कर सकें। आखिर कब तक चुप रहेंगे? और आपको समझना होगा, जब आपने ये कहा कि आपको प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत कश्मीर में जाकर नौकरी करनी है, तभी कश्मीरी पंडित को समझ आ गया था कि हम वहाँ सेफ़ नहीं हैं। उसने उसका विरोध भी किया, लेकिन उसको ये एहसास दिलाया गया कि आप वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। उसके बाद कश्मीरी पंडित लगातार टारगेट होता आ रहा है। राहुल भट्ट पहला और आखिरी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर में एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? जब किसी बड़े जंगली जानवर का शिकार करना होता है तो गाय बकरी को चारा बनाते हैं। आपको नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है, जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने आपने रिहैब के तहत उनको वहाँ भेजा है, उनको वापस बुला लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हम किसी और घर में हों, किसी और बेटे की कवरेज कर रहे हों। और कुछ नेताओं ने ये गुस्सा देखा भी। लोग थक गए हैं आपके ट्वीट से, लोग थक गए हैं आपकी सद्भावना से। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पर दुख के मैसेज आना शुरू हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। लेकिन जनाब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप हर बार करते हो। इस बार राहुल भट्ट है, अगली बार कोई और होगा, आपके ट्वीट वही रहेंगे। लेकिन आप कश्मीरी पंडित ने फैसला किया है, जो जन सैलाब कश्मीर की सड़कों पे है, उन्होंने कहा कि अब इसके बाद नहीं, हम और चारा नहीं बन सकते, हमें पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए, पूरी तरह से हमें सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हमें वापस बुला लिया जाए। 350 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित ने मास रेजिग्नेशन एलजी साहब को सौंपा है। मुझे लगता है अभी भी आपको इससे पहले कि और नुकसान हो जाए, कुछ आपको करना चाहिए। ये राहुल भट्ट साहब के बदकिस्मत माँ बाप हैं। मुझे 2 दिन लगे यहाँ पहुँचने में, वो इसलिए कि मुझे पता था कि माँ बाप किस दौर से गुज़र रहे होंगे। उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया, वो कभी वापस नहीं आएगा। कितनियाँ भी नौकरियाँ दे दी जाएं, कितने भी पैसे इनको दे दिए जाएं, राहुल की कमी महसूस नहीं होगी।
हम ये ज़रूर कह देंगे कि हम आपके दुख में शामिल हैं, लेकिन जो दुख इनका है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। हम वो महसूस ही नहीं कर सकते जो इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं, वो हम महसूस नहीं कर सकते। ये मैं जानता हूँ। हमारे लिए महज एक खबर है, इनके लिए इनकी ज़िंदगी, इनका संसार जो है वो चला गया। आप राहुल भट्ट साहब के पिता हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिटाजी भट्ट है। भट्ट साहब, 12 तारीख की वो शाम को 4 बजे वो मनहूस खबर कैसे मिली आपको? किस तरह के हालात थे उस वक्त? सर, मैं बेसिकली नारायणा में था। नारायणा हॉस्पिटल में मेरे भाई की वो हो रही थी कीमोथेरेपी। मैं उसी सूरत में नारायणा में था, थेरेपी रूम के बाहर। तो मुझे डॉक्टर इमला ने फ़ोन किया श्रीनगर से, पापा राहुल जी को, बोला राहुल जी को कंधे पर गोली लगी हुई है। तो मैंने यही किया, मैं परेशान हो गया। मैं भागा, नीचे उठा, गाड़ी को, बच्चे को बोला गाड़ी में जो जम्मू छोड़ाओ, मैं श्रीनगर के लिए निकलूँगा। मैं रास्ते में अभी कोई 10 किलोमीटर चला होगा नारायणा से वापस आकर। तो मैंने मिसिस इनको दूसरी डॉक्टर इनला मेरी यहाँ, उनको फ़ोन किया। मैंने बोला हमारा सामान बांध कर रखो, दवाई, हम श्रीनगर निकल गए हैं अभी। बोला जी ठीक है। 10 मिनट के बाद मुझे डॉक्टर इनला वापस फ़ोन कर रही है कि पापा टीवी पर आ रहा है कि उनकी डेथ हो गई। ये कोई जो मन है उधर मुझे इतना मिला। उसके बाद मुझे ही टूट गई हमारी। उसके बाद वहाँ से मुझे ये अस्ती इतला मिली। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं आप समझ लीजिए। इस माँ की चीख सुनिए, ये चीख इसको किसने दी है? उन आतंकवादियों ने? नहीं जनाब, उन्होंने नहीं दी ये चीख। ये चीख आप लोगों ने दी है, क्योंकि आप जानते हो कि ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। आप जानते हो कि ये हो रहा है। कितनी और माँओं को इसी दौर से गुजरना है अभी। भट्ट साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं यही बोल रहा हूँ कि यही उसके बाद मुझे पता चल गया कि सारा मसला उल्टा हो गया सर। उसके बाद जब घर में आ गया तो यहाँ तूफ़ान ही तूफ़ान था। ये तो अपना घर चला रहा था। मेरा बेटा भी इसी के पास, उसको 2-3 महीने हो गए, वो नौकरी लग गया। मेरा बेटा भी उसी के सहारे था, उसी के पास बैठा था। मेरा सारा वही था। जब वही तो मैं क्या करूँगी? बेटे की नौकरी को मैं भेज दूँगी उसको। आप किस सहारे भेज दूँगी? आपका बेटा भी नौकरी करता है उनके साथ ही? उनके साथ ही, वो दूसरे लग गया रह रहा था। उसी के पास, उसी ने उसने मतलब कोई बात नहीं, मैं अपने पास रखूँगा। एक था, मतलब अपनी फैमिली को पूरा ख्याल रखता था। वो भांजा मेरा है। आप उनकी माता जी हो, क्या नाम है आपका? उषा भट्ट। उषा जी, मैं समझ सकता हूँ, माँ से ज़्यादा तकलीफ कोई में नहीं हो सकता। कब राहुल से लास्ट कब बात हुई थी आपकी? 8 दिन हो गए इधर से आया, बस। इसी शुक्रवार को वो यहाँ से निकल रही थी, फ्राइडे को। क्या बात हुई थी आखिरी उनसे? कुछ नहीं मामा, मैं निकल जाऊंगी। मैंने बोला जाओ भगवान के हवाले हो गए। कुछ नहीं बोला उसने। दर्शन की आवाज़, इतना ही दर्शन है उसको। राहुल साहब की बच्ची भी है? एक लड़की है, 7 साल की। 5 साल। वो 5 साल। 7 साल। आपकी यादों से राहुल साहब कभी नहीं निकलेंगे, मुझे पता है। जब तक आप जिंदा हैं वो आपके साथ कहाँ निकल जाएंगे? मेरा राजा कहाँ निकल जाएंगे? इतना इज्जत रखती है वो राजा। मेरा जिगर कहाँ रखती है इधर? जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से टेररिस्ट नहीं है। आप अभी भी ये जानते हो कि कश्मीर में
अगर आपने पूरी तरह से कश्मीरी पंडित्स को सुरक्षा दी है तो फिर ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, ये कत्ल क्यों हो रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि सुरक्षा में चूक है, जो कि है, तो आपको नहीं लगता कि उन कश्मीरी पंडित को नौकरी की लालच देकर वहाँ बिठा के रखना खुदकुशी के बराबर है? और यहाँ हम सराहना करते हैं एलजी ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी बाधा के, बिना सड़क पे उतरे हुए राहुल भट्ट की बीवी को नौकरी का आश्वासन दिया है, फाइनेंस असिस्टेंस का आश्वासन दिया है, और बच्ची की जब तक वो पढ़ेगी, जितना वो पढ़ेगी उसका खर्चा आप लोग बेयर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बेयर करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कीमत राहुल भट्ट की जान की है? अगर ये एक्सीडेंट होता तो हम समझ सकते थे कि ये किसी के बस में नहीं था। ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल था। एक साजिश के तहत तहसील में आकर पिन आउट कर राहुल को गोली मारी गई, मार दिया गया। ये परिवार इस सदमे से कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये 12 तारीख की उस तारीख को ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन अब आगे क्या? और कितने कश्मीरी पंडित इसकी बलि चढ़ेंगे? ये आप लोगों को सोचना है, ये आप लोगों को सोचना है। हम कवरेज करते रहेंगे, यहाँ इस तरह के वाक़े होंगे, हम पहुँच जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी पैकेज अनाउंस करती रहेगी। लेकिन माँओं के लाल, किसी का पति और किसी का भाई, किसी का पिता यूँ ना जाए। ये कत्ल नहीं, खुदकुशी है। क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर के हालात अब भी वैसे नहीं हैं जो हम कहते हैं। आप उसने कश्मीर फोन में काटा। थे? हाँ, मैं वहीं थी। अच्छा, आप कश्मीर में थे? हाँ, मैं वहीं थी। मैं नहीं छोड़ती थी उसको आधा घंटा भी अकेले। आप क्वार्टर में, घर में थे? हाँ, मैं उधर ही थी। अच्छा। मैं उसको उसके बिना रहती नहीं थी। यहाँ मम्मी पापा थे, ज़्यादा से हार्डली कभी आई तो 10 दिन के लिए, जब बेटी को छुट्टी हुई, वरना मैं उसी के पास रहती थी। फिर कैसे पता चला आपको? हम बैठे हुए थे, मैं बोल रही हूँ ना, इसके बर्थडे पे। वो भी डीसी ऑफिस में काम करता है, जिसका दोस्त है वो डीसी ऑफिस में काम करता है। मैं उसी के घर में बैठी हुई थी। मैं इधर भैया अभी बैठी हुई थी, वो इधर बैठ के बेचारा खाना खाने लगा था। उसने खाना खाया, उसको फ़ोन आया, उसको बोलते हैं अपना उसने, जब मैं उधर ही बैठी थी, उसने अपना सुना। मैंने जल्दी जल्दी राहुल जी को फ़ोन किया, वो उसने फ़ोन नहीं उठाया 3-4 बारी। मैंने उसको बोला राहुल को कुछ हो गया, तू मुझे कुछ मत बोल, तू चल, कहाँ है वो? उसने बोला भाभी उसको बाजू पे गोली आई है। उसको बोल रहे हैं बाजू पे गोली आई है। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो बाजू पे गोली आई है तो बाजू काट लेंगे, चलो भैया। उसने गोली की, उसको रो के गाड़ी उसे जो स्पीड में, पहले हम चाडोर की तरफ जाने लगे, इतनी देर में इन्फॉर्मेशन आई, उसको SMHS ले गए। हमें वो रास्ता इतना दूर लग रहा था भैया, कहने की बात नहीं। जब वहाँ पहुँची, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। बोल रहे थे ठीक है। मेरे को लगा चलो बाजू में गोली है, निकाल लेंगे, बच जाएगा। मुझे नहीं पता था उसको चेस्ट पे गोलियां मारी है। मुझे यहाँ पे आके पता चला उसको 5 गोलियां मारी थी। उसको 3, मुझे लगा चलो 3 है, परसों एक को 3 गोलियां लगी थी, वो भी बच गया था। मैंने सोचा वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं तो कर लेंगे कोशिश। इन्होंने नहीं मुझे बताया उसको कुछ हो गया है। फिर बोलते हैं यहाँ किसका ट्रीटमेंट नहीं हो गया, चलो आर्मी उधर जहाँ पर उस लड़के उस बंदे को ले गए थे वहाँ ले जाए। मैंने बोला चलो ठीक है। यूं ही इन्होंने बोला इसको डेड बॉडी लानी है। मेरे भैया पैरों से ज़मीन निकल गई, मेरा सब कुछ ले गए वो, पैरों से ज़मीन निकल गई मेरे। मुझे नहीं पता था उसको इतना का मारा है कि उसका सारा खून ब्लड सारा निकाल डाला है। वो बेचारा क्या था भैया, इतना स्मार्ट लड़का, आपको क्या बताऊँ मैं, कितना स्मार्ट लड़का था वो। नहीं, मेरे को उधर ही पता चल गया। वो आप सोचो मेरी क्या हालत हुई। मीनाक्षी जी, आप वहाँ रह कर आई हैं, आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं या बाकी लोग भी, राहुल भट्ट साहब तो वापस आएंगे नहीं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो नौकरी वहाँ कर रहे हैं वो सेफ हैं वहाँ पे? कोई सेफ नहीं है भैया। राहुल भट्ट वो बंदा था जिसका, आप हुमामा से शुरू करो, हुमामा हो गया नीचे, हुमामा से शुरू करो आप चाडोरा तक बराबर। चाडोरा में उसको 2 साल हो गए। अब चाडोरा का एक बंदा उसको जानता है, एक उसकी तारीफें करके
नहीं थकता था। एक थारी में मुझे लगता है, एक हिसाब से तो मुझे लगता है इसको टारगेट भी तभी किया क्योंकि इसको सारे जानते हैं, तो अगर हम इसको मार डालेंगे तो सारी ये तो खुद ही भाग जाएंगे और डर जाएंगे, ये लोग डर जाएंगे, ये भाग जाएंगे। वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग वहाँ रहे। इसमें तो बाकियों की भी गलती है, डीसी की गलती है। अगर आपने पिछली बारी जब उन 2 को मारा, हम आए भाग के, आपने देखा हम सारे भाग के आए थे। अगर गए, अगर वापस बुलाया, आपको सेफ जोन में रखेंगे। कौन से सेफ जोन था? एक पुलिस, एक गार्ड नहीं बाहर खड़ा होता डीसी ऑफिस में, तब भी बाहर सिक्योरिटी है। बताओ मीनाक्षी जी, जब यहाँ आपका क्वार्टर है, यहाँ आपकी कॉलोनी है, वहाँ से लेकर इनके ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? वो मुझे नहीं पता भैया, 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे। इन 2 घंटों में जो कश्मीरी पंडित जॉब पे जाता है, घर आता है, इस फासले में कोई सुरक्षा होती है? कौन सी सुरक्षा है भैया? तो फिर किस सुरक्षा की बात की जाती है? हमारे गेट पे सुरक्षा है, बस हमारी गेट पे। आप गेट से बाहर भी तो निकलते होंगे ना? गेट पे निकलते हैं, बाहर आराम से घूमते फिरते हैं। कौन सी सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है। चलो हम वो भी माने, हम यही मानते थे ये ऑफिसों में घुस के, स्कूलों में घुस के मारेंगे। तो आपने जब पिछली बारी बोला हम इनको सेफ जोन में घुसाएंगे, चलो आप अगर डीसी ऑफिस में घुसाते, वो 4 किलोमीटर का फासला था हमारे शेखपुरा से बड़गाम तक, वो ठीक था ना। वहाँ दरवाजे पे वो सिक्योरिटी तो होती है, वहाँ ऑफिस बहुत सारे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। तो आपको लगता है जितने भी पंडित वहाँ नौकरी करने के लिए वहाँ गए हैं, तो वो सिर्फ भगवान भरोसे ही है? भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है, कोई गवर्नमेंट के भरोसे नहीं है वहाँ पे कोई भी, भगवान के भरोसे। सुबह निकलते हैं, बोलते हैं शाम को आएंगे, वापस के नहीं आएंगे। सबका यही हाल है भैया। तो ये जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ भेजा है, उस मौत के मुंह में भेजा हुआ है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सियासतदान है, सिर्फ इसलिए कि जनाब लोगों को दिखाने के लिए हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस भेज दिया? बस। हाँ, अंदर सारे डरते भैया। उन्होंने तब तक हमें टॉलरेट किया। हमें, मेरे हस्बैंड की हुई है 2010 में, मेरी शादी हुई है 2013 में। मैंने इतने साल, जब तक 370 टूटा तब तक मैंने कभी कोई मिलिटेंसी नहीं देखी, किसी पे अटैक नहीं, किसी पे कुछ नहीं बोलते थे। मगर जब से 370 टूटा, ये नए छोटे बच्चे जॉब पे लगाए उन्होंने, वो उनको लगता है इन्होंने हमारी जॉब्स खा ली है, हमारे बच्चों का ये हक खा लिया। उनको अनपढ़ों को ये नहीं पता है ये सेंटर दे रहा है हमें। खौफ है वहाँ, लोग बहुत खौफ में, बहुत खौफ में, हद से ज्यादा खौफ में। वो क्या खौफ होता है, ये उनका अपना था भैया। आपने पिछली बारी भी नहीं देखा होगा, इतना प्रोटेस्ट हुआ था तब, इतना पहली बार, जबकि सारी जगह सबको ही पता था, सब जानते थे उसको। किसी को भी आप राहुल भट्ट का नाम लोगे, राहुल भट्ट को हर कोई जानता है, हर कोई बच्चा से बच्चा उसको जानता था भैया। और उनको पता था, वहाँ के लोग बोलते थे ये बेचारा लेट आता है, ये कभी 10 बजे भी आता है, 11 बजे। किसके लिए काम करता था? इन्हीं लोगों के लिए काम करता था ना। 11 बजे बैठ के इनकी फाइलें करता था ना। मेरे घर की तो फाइलें करता नहीं था। मेरी बेटी का आधार कार्ड तक नहीं बना पाया वो। उसको मैं बोलते जब टाइम मिलेगा तब करूँगा, जब टाइम मिलेगा तब करूँगा। वो टाइम नहीं आया। गवर्नमेंट ने कुछ एश्योरेंस दी हैं आपको, आपके लिए नौकरी, फाइनेंस असिस्टेंट और बच्ची का पढ़ाई का खर्च। आपको लगता है कि ये कीमत नहीं हो सकती राहुल भट्ट की? ये ज़रूरी था करना, ये अनाउंसमेंट्स करना, लेकिन ये कीमत तो नहीं उसकी वो अगर भैया जिंदा होता वो इससे डबल करता, वो डबल करता था अपनी बेटी को। मीनाक्षी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने राहुल को खो दिया, आपको ये 3 चीज़ें मिल गई, आपकी बेटी की पढ़ाई, क्या ये कीमत जो बाकी कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं उनको भी दी जाए? जनाब आप वहीं रहो, जब ये हो जाएगा आपको ये दे देंगे। नहीं भैया, क्यों अपनी कीमत काफ़ी है, अपनी जिंदगी से ज्यादा। मुझे अगर इसके बदले आप वो करोड़ रुपए भी देते, मुझे 2 बच्चे भी होते, 2 बच्चों की पढ़ाई भी देंगे, कुछ भी देंगे, मैं नहीं मानती। मैं क्यों मानू? मेरे अपना पति गया, मैं सो नहीं पा रही हूँ भैया। मैं लेटती हूँ, मुझे वो शक्ल उसकी याद आती है। वो कौन चाहेगा? कौन बीवी चाहेगी? कौन पति चाहेगा उसकी बीवी मर जाए? या कौन पत्नी चाहेगी उसका पति मर जाए, कि उसका सुहाग उतर जाए, जो पूरी जिंदगी भर अकेले रहेगा? अक्सर कहा जाता है कि हम आपका दुख समझते हैं, हम नहीं समझते इनका दुख। ये इनका दुख किसी और लेवल का है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपको 1% भी लगता है कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, तो आपको कोई हक नहीं है उनको वहाँ रखने का। ये खुदकुशी है। और ये जो कत्ल हुआ है राहुल भट्ट का, और इससे पहले कितने और लोगों का, इसमें सारा कसूर टेररिस्ट का नहीं है। कोई जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके भरोसे वो वहाँ गए हैं, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, 3 दशक में पहली बार कश्मीरी पंडित खुल के सड़कों पे आया है और उसने कहा है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब पलायन हुआ था वो मैंने सह लिया,
उस तशद्दुद में मैंने अपनों को खो दिया, लेकिन ये सिलसिला कब बंद होगा? 30, 32, 33 साल के बाद भी नहीं। और आपने ज़बरदस्ती भेजा है इन लोगों को वहाँ पे मौत के साए में, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज राहुल भट्ट, कल कोई और था, आने वाले दिनों में पता नहीं कौन होगा। जितने जिम्मेदार इसके टेररिस्ट हैं उतने ही जिम्मेदार आप लोग भी हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।